बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ में आपका मेजबान नवाज भुट्टो। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा तूफान बरपा होने को है। बहुत बड़े एक्शन की तैयारी कर ली गई है। रद्द अमल जांचने के लिए टेस्टर फायर भी कर दिया गया है। यानी आइंदा हफ्ता सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस पर बहुत ज्यादा भारी गुजरने जा रहा है। इसकी एक्सक्लूसिव तफसीलात क्या है वो भी मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को जस्टिस आमिर फारूक के 8 सफात ले डूबे। रिप्रेजेंटेशन पर जारी होने वाला फैसला बुनियादी तौर पर इन 5 जजेस के खिलाफ चार्जशीट है और बेनकाब करता है कि इन जजेस को आइन की कवायद और जवाबित की कितनी खबर है। अब इस बुनियाद पर यानी 8 सफात के एक फैसले की बुनियाद पर इन 5 जजेस ने अहम तरीन मुशावरत शुरू कर दी थी, जो आज हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। लेकिन ये जजेस कौन सा बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, इस पर भी तफसीलात से बात करूंगा। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जारी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, जहां और सब कुछ डिसाइड हो चुका, बाकी ये रह गया था कि दूसरी शादी का मामला कहां जाएगा और पतंगबाजी के मामले को कौन देखेगा। नाज़रीन, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से आईनी बेंच इस वक्त किस तरफ जा रहा है और क्या होने जा रहा है, इसकी तमाम तर तफसीलात भी आपकी खिदमत में रखूंगा। लेकिन आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। और छोटी सी गुजारिश और भी है आपसे कि आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह करें कि हम अपने प्रोग्राम को कैसे बेहतर करें और कौन से उमूर को जेर बहस लाया जाए। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जारी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, इंट्रा कोर्ट्स अपील पर जारी समाअत के हवाले से। जिस तरह ट्रायल के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि अगर आर्म फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा। इसके अलावा आज के जो है उसमें सलमान अकरम राजा ने दलाल देते हुए कहा कि केस में 2 मसाइल है। एक आर्टिकल 175 का मसला है, जहां तक बात बुनियादी हकूक की है तो दरवाजे बंद नहीं होंगे। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि अगर बुनियादी हकूक दस्तयाब न हो और किसी एक्ट के साथ मिला लें तो क्या हकूक मुतासिर होंगे। तो आर्म फोर्सेस का कोई शख्स अगर घर बैठे जुर्म करता है तो क्या उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है, अगर पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ली जाए तो क्या दूसरी शादी वाले को मिलिट्री ट्रायल कोर्ट भेजा जा सकता है या भेजा जाएगा। तो उस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, कोई भी तरमीम हुई तो बुनियादी हकूक खत्म हो जाएंगे। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि मिसाल के तौर पर पंजाब में पतंग उड़ाना मना है। पंजाब में कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, बल्कि उस पर सिविलियन वाला कानून ही लागू होगा। तो आज के इस समाअत में जहां ऐसा लग रहा है कि जैसे बाकी सब इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे जजेस अपना माइंड क्लियर कर चुके हैं कि 21D1 के हवाले से और 21D2 के हवाले से, जिनको इससे पहले जो एक बेंच ने कलअदम करार दिया था, उनके हवाले से कौन सा फैसला करना है और जो फैसले सुनाए जा चुके हैं, जिनको मुजरिम करार देकर बहुत बड़ी बड़ी सजाएं सुना दी गई हैं, उनके हवाले से क्या करना है। और गुज़िश्ता रोज की समाअत को अगर मद्देनजर रखें तो फिर मामला पार्लियामान की तरफ भेजना है तो कैसे भेजना है। और ये जो इशू है इसको आईनी बेंच अपने गले में डालकर नहीं रखना चाहता। लेकिन यहाँ पर एक इशू बहुत अहम है कि आखिर इस मामले को इतनी तूल क्यों दी जा रही है। अगर अदालत समझती है कि ये मामला अब अदालत के समझ से बालातर है, या फिर अदालत के दायरे अख्तियार में नहीं आता, या फिर अदालत के जजेस अपने हाथ पांव बचाना चाह रहे हैं और मामले को पार्लियामान को रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उन्हें कर देना चाहिए, क्योंकि एक ही मर्तबा इस मामले को हल हो जाना चाहिए कि पार्लियामान इस चीज को डिसाइड कर ले कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से कौन से कवानीन लागू होंगे, कौन से नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता जिस तरह बात की जाती है 21D1 के हवाले से और 21D2 के हवाले से कि इनको कलअदम करार दिए जाने से मुल्क दुश्मन जासूस अगर पकड़े जाएं तो उनका, अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर पकड़े जाएं
तो उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। तो उनको बहाल करके जुज़वी तौर पर या कंडीशनल बहाल करके मामला पार्लियामान में भेज दिया जाए, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर इस मरहले पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ कोई बहुत बड़ा फैसला देता है या सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को आइन से मुतसादिम या आइन में दी जाने वाली बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे मुतसादिम करार दे देता है, तो फिर गिरफ्तारियों का मामला, फिर ट्रायल का मामला, फिर जमानतों का मामला, फिर वकला का मामला, फिर सारे इश्यूज जिनको मिलिट्री कोर्ट्स के सजा सुनाए जाने के बाद माफियां भी मिल चुकी हैं, उन सबको फिर गिरफ्तार किया जाएगा और सारा प्रोसेस फिर से शुरू होगा, यानी फिर एक नौ मई बर्पा होगी। तो इसलिए ये भी समझते हैं जज साहबान कि आखिर मामले को किस तरफ लेकर जाना है कि एस्टेब्लिशमेंट से भी टकराव में नहीं आना, आइन का दिफा भी करना है और पार्लियामान जो करना चाह रही है उसको भी ये करने दिया जाए ताकि मामला एक ही दफा में हल हो जाए कि किस तरफ जाना है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सी बड़ी चीज होने जा रही है या सुप्रीम कोर्ट में कौन सा बड़ा तूफान बर्पा होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त ऑलरेडी एक तूफान बर्पा है। जी नाज़रीन, एक सर्द जंग जारी थी जो अब हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब मामला आर या पार की तरफ जाया चाहता है, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, क्योंकि अब वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो चुके हैं लेकिन उनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो उनकी जो है वो उन्होंने 5 जजेस की पेश की जाने वाली रिप्रेजेंटेशन के हवाले से जो फैसला सुनाया है, उस फैसले ने बहुत सारी चीजों को एक्सपोज कर दिया है कि जिस तरह जजेस ने जो है वो 5 जजेस ने अपनी रिप्रेजेंटेशन में हवाला दिया था आइन के आर्टिकल 201 का, तो उसमें बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आती हैं कि जो फैसला सुनाया गया उसको अगर हम थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो बुनियादी तौर पर यह फैसला इन 5 जजेस के खिलाफ चार्जशीट है। इस फैसले से यह तासुर मिलता है कि जिन 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन दी है या जो जजेस अब गुज़िश्ता रोज से पहले जिस तरह बैठकर आइन को इंटरप्रेट करते हुए बड़े बड़े फैसले किया करते थे या बड़े बड़े केसेस सुना करते थे, बुनियादी तौर पर उन्हें तो आइन का पता ही नहीं है। अगर पता होता तो आइन के आर्टिकल 200 और 201 200 सब सेक्शन 1 200 सब सेक्शन 2 को मिस इंटरप्रेट न करते और फिर आइन के आर्टिकल 193 और 194 की भी इन्हें समझ होती, और फिर जो जजेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं और सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर है और सुप्रीम कोर्ट का पूरा वजूद किस ढांचे पर खड़ा है उसका भी इन्हें जरूर पता होता, तो फिर वो इन जजेस के आने पर एहतजाज ना करते। लेकिन मसला ये है कि जस्टिस सरफराज डोगर जिनका तबादला हुआ था लाहौर हाई कोर्ट से, अब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। एक तरफ उनके खिलाफ जो उन्होंने चीफ जस्टिस को खत भेजा था वो उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, वो तारीख की रद्दी में चला गया, वो इनके मिसकंडक्ट में शुमार हो गया। फिर इन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन भेजी वो भी मिसकंडक्ट में चली गई और उल्टा ये रिप्रेजेंटेशन इन जजेस के गले में पड़ गई। और इस चीज से एक चीज ये भी अंदाजा हुआ कि इन जजेस को तो ये भी पता नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन फर्दन भेजी जाती है, एक यूनियन बना के और एक ग्रुप बना के रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती। तो हर जज का अपनी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होती है, हर जज का अपना डेट ऑफ ओथ होती है और हर जज की अपनी डेट ऑफ एलिवेशन होती है। तो इस हवाले से ये फर्दन होती है इस तरह। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मामला ये है कि सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। अब अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो क्या ये 5 जजेस जस्टिस सरफराज डोगर के अंडर में या उनके मातहती में काम करेंगे, क्योंकि वहां ऑलरेडी सीनियरिटी लिस्ट जो तब्दील हो चुकी है वो उनके सरों पर लटक रही है। तो ऐसी सूरत हाल में इन 5 जजेस यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस सुमन रिफत क्या उस जज के नीचे काम करेंगे जिसको वो जूनियर कह रहे हैं या जिनकी सीनियरिटी को वो चैलेंज कर रहे हैं? तो अगर इस हवाले से और फिर जो जस्टिस आमिर फारूक का फैसला आया, इस हवाले से इन्होंने अहम तरीन और बड़े लोगों से, बड़े दिमाग रखने वालों से मुशावरत की है और मुशावरत के बाद मेरे ख्याल में इनकी मुशावरत हतमी नतीजे पर पहुंच चुकी है। और जहां तक मेरी इत्तलात हैं कि इन्होंने आपस में ये फैसला किया है कि जिस दिन जस्टिस सरफराज डोगर की एज अ चीफ जस्टिस ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी उस दिन
یا تو وہ اول تو وہ سرنڈر نہیں کر سکتے، ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں نہیں آئیں گے، اور اس کے علاوہ جو بڑی بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی سے ایک دن پہلے بھی چھٹی لے سکتے ہیں۔ یہ وہ آپشنز ہیں جو زیر غور آ چکے ہیں، لیکن بڑا آپشن یہ زیر غور آیا ہے کہ ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے ویری نیکسٹ ڈے یہ ججز مستعفی ہو جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی راستہ بچتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ سپریم کورٹ میں بہت بڑا طوفان برپا ہونے کو ہے، جی ناظرین، بہت بڑا طوفان برپا ہونے کو ہے، بہت بڑے ایکشن کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اس ایکشن کے نتیجے میں جو رد عمل آ سکتا ہے اس رد عمل کو جانچنے کے لیے ایک ٹیسٹ فائر بھی کر دیا گیا ہے، اور اس ٹیسٹ فائر کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ اس طرح ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت دیکھیں تو وکلا تحریک کی ناکامی نے حکومت میں اس خوف کو ختم کر دیا کہ اگر انہوں نے کچھ ججز کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا تو انہیں بہت بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے وکلا آرگنائزیشنز کو تقسیم کر دیا ہے، ڈیوائیڈ میں ڈال دیا ہے، اور اب وکلا آرگنائزیشنز ان کے لیے کوئی احتجاج نہیں کرنے والی، اور احتجاج کریں گے بھی تو وہ احتجاج کوئی مؤثر نہیں ہوگا۔ اس لیے انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا قدم اٹھانا ہے، تو اس سے پہلے اس پر ڈیبیٹ کروانا بہت ضروری سمجھا۔ تو اس ڈیبیٹ کے لیے انہوں نے اپنا رانا ثناء اللہ کے ذریعے ایک اسٹیٹمنٹ دلوائی ایک نجی ٹی وی کو۔ تو اس میں رانا ثناء اللہ نے کیا کہا؟ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کا بعض معاملات میں کنڈکٹ ایسا ہے کہ ریفرنس بنایا جا سکتا ہے۔ 2 سینئر ججز کا عمومی رویہ ایسا ہے کہ ہر معاملے پر خط لکھ دیتے ہیں۔ خط جس کو لکھا جاتا ہے اس کو بعد میں ملتا ہے، پہلے میڈیا پر آ جاتا ہے۔ آپ ایسے پروپیگنڈا کا موجب بنے جو پورے ادارے کو بدنام کرے تو اس کو مس کنڈکٹ سے جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ کبھی کابینہ میں زیر بحث نہیں آیا، اور وہ سپریم کورٹ میں کام نہیں چلنے دے رہے، ہر معاملے میں اختلاف کرتے ہیں اور خط لکھتے ہیں۔ تو یہ جو بنیادی طور پر چیزیں کہی گئی ہیں یہ محض ہوا میں تیر نہیں ہے، یہ محض کوئی مفروضہ نہیں ہے، یہ محض اس بنیاد پر بات نہیں کی گئی کہ چلو آج بات کر لی تو کل کو اگر کچھ نہ ہوا تو ایکسکیوز کر لیا جائے گا۔ لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس حوالے سے پہلے یہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ سرکاری طور پر جو ہے وہ ان ججز کے 2 ججز بالخصوص جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے خلاف جو ہے وہ ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا جائے، لیکن بعد میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی بہت بڑا تاثر پیدا ہو تو بالکل اسی پروسیجر کو فالو کیا جائے جس کے تحت جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا۔ تو اس کی بنیاد پر جو پہلے ایک نجی لائرز فرم سے کی خدمات حاصل کرتے ہوئے ریفرنس بنوایا تھا، اسی سے مزید ریفرنس بنوائے جا رہے ہیں اور تمام ریکارڈ پرووائڈ کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ایک پرائیویٹ وکیل کی خدمات بھی حاصل کی جا رہی ہیں، اور وہ پرائیویٹ وکیل وہ ہے جس کو ایک بار پہلے بھی آزمایا جا چکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا ہفتہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بہت اہم ہو سکتا ہے، کیونکہ آنے والے ہفتے میں سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کی بھی ڈیٹ آ جائے گی، اور اس اجلاس کے بعد جو چیز سامنے آئے گی وہ ہوگی جو سپریم کورٹ کا جو سپریم جوڈیشل کونسل کا پروسیجر ایکٹ 2005 والا، اس میں ترامیم کے حوالے سے بھی کوئی اہم بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو اگر چیز سامنے آتی ہے تو اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جو 2 ججز ایلیویٹ ہونے ہیں ان کی ایلیویشن پر بھی غور کرنا ہے کہ کس طرح کیا جائے۔ آیا لاہور ہائی کورٹ سے ہی کسی جج کو سپریم کورٹ میں لایا جائے، یا لاہور ہائی کورٹ سے جس جج کا ایک جج کا تبادلہ کر کے اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ لے کر آیا گیا ہے، کیا اس کو سپریم کورٹ میں لے آیا جائے؟ کیا کیا جانا چاہیے یہ فیصلہ کرے گا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اور اس کا اجلاس آئندہ ہفتے ایکسپیکٹڈ ہے، اور یہ اجلاس بہت معنی خیز ہو سکتا ہے۔ اور معنی خیز اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں آنے والا ہفتہ ایک تباہ کن ہفتہ ہو سکتا ہے، اور ایک ایسا ہفتہ ہو سکتا ہے جہاں آپ کو بہت بڑے بڑے طوفان اور بڑے بڑے بونڈر اٹھتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔